जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हेवनली डीमन सेक्ट के हेवनली किंग लियो को नांदाव सेक्ट के मास्टर ने घायल कर दिया, जिसके चलते किंग लियो की मौत हो गई। तो किन्मो ने फैसला लिया कि वो नांदाव सेक्ट का सत्यानाश करके ही एल्डर लियो का रिवेंज लेगा, जिसके चलते वो बारबेरियन नेशन के बायसाव का फॉर्म लेकर नांदाव सेक्ट के गेट को ब्लॉक कर देता है। उसने 1000 पगोड़ा का लॉस्ट ट्रेजर दाव पर लगा दिया था, जिसके चलते नांदाव सेक्ट के कई सारे डिसाइपल उसे चैलेंज करने लगे। हालांकि उन सबका एक ही अंजाम हुआ था, जो कि है मौत। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें नांदाव सेक्ट का अरीना दिखाया गया, जहाँ पर कई सारी लाशें पड़ी थी। वेल, इस भयानक नजारे को देखते साथ ही मास्टर सन नांदाव क्राउन प्रिंस को बताने लगा कि मैंने लियोलान गोल्डन पैलेस के बारे में काफी कुछ सुन रखा है। वो लोग अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डार्क आर्ट का इस्तेमाल करते। मुझे तो लगा था कि ये लोग बस डार्क मैजिक में ही माहिर होंगे, लेकिन इनके पास तो काफी अच्छी कॉम्बैट स्किल्स हैं। इस अकेले बंदे ने ही मेरे न जाने कितने ही सारे डिसाइपल्स का खात्मा कर दिया। अगर ये मामूली सा बंदा ही इतना ज्यादा पावरफुल है, तो इसे यहाँ भेजने वाला मास्टर कितना ज्यादा खतरनाक होगा। ये तो बस एक कठपुतली है, मगर इसे नचाने वाला कोई और। जो सुनकर क्राउन प्रिंस उससे पूछने लगा कि ग्रैंड प्रिसेप्टर, आपका एग्जैक्टली मतलब क्या है? कहीं आपको शक तो नहीं हो रहा कि यहाँ पर लियोलान गोल्डन पैलेस के और भी लोग मौजूद है? जिस पर सन नांदाव कहता है कि हाँ, ये बात मैं गारंटी के साथ नहीं बता सकता। अगर मैं चाहूँ तो इस लड़के को आसानी से मार सकता हूँ, मगर मुझे डर है कि इसका अंजाम काफी ज्यादा भयानक होगा। सो अब अगर हमें इस मैटर को पूरी तरह से सुलझाना है, तो हमें उन सभी लोगों को मारना होगा जो कि इस बंदे का साथ दे रहे, और उसके लिए हमें इसके अड्डे तक पहुँचना होगा। तभी जाकर वो सभी लोग हमारे हाथ लग जाएंगे। फिर तो हम एक ही बार में उन सभी को निपटा सकते। और उतने में सन नांदाव ने सीधा अरीना में छलांग लगा दी। उसने आते साथ ही किन्मो पर हेवनली प्रेशर रिलीज करना शुरू कर दिया था। वो कह रहा था, लड़के, आखिर तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू हमारे नांदाव सेक्ट के 1000 पगोड़ा को हाथ लगाए? आज तूने यहाँ पर 2 क्राइम्स को कमिट किया है। पहला तो ये कि तूने हमारे सीक्रेट आर्टिफैक्ट को हाथ लगाया, और दूसरा ये कि मेरे नांदाव सेक्ट के कई सारे डिसाइपल्स का खात्मा कर दिया। बता जल्दी, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू हमारे नांदाव सेक्ट से पंगे ले? और उतने में किन्मो से एकदम कूल अंदाज में कहने लगा कि मेरे ख्याल से आप इस नांदाव सेक्ट के मास्टर होंगे, मगर आपने तो यहाँ आते साथ ही मुझ पर काफी घिनौने इल्जाम लगाए। पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ पर फाइट करने नहीं आया था, और ना ही मैंने जानबूझकर आपके गेट को ब्लॉक करके किसी को खत्म किया। मैं तो बस यहाँ पर ये पावरफुल सीक्रेट ट्रेजर उस बंदे को देने आया हूँ जो इसके काबिल हो। ये बुद्धिज्म का ट्रेजर हमारे बारबेरियन नेशन के लोगों के काम नहीं आने वाला। आफ्टर ऑल हम लोग डार्क आर्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ये ट्रेजर उसके असली वारिस तक पहुँचाया जाए। वेल, किन्मो की बातें सुनकर सन नांदाव जोर जोर से सांस लेने लगा। उसके खून में तो मानो आग लग गई थी। और उतने में ही सन नांदाव के डिसाइपल क्राउन प्रिंस की वहाँ पर एंट्री हो गई। वो वहाँ आते साथ ही किन्मो से कहने लगा कि शायद तुम बारबेरियन नेशन के बायसाव हो। अगर तुम वाकई ये सीक्रेट ट्रेजर हमें देना चाहते हो, तो जल्दी से इसकी कीमत बताओ। वेल, वहाँ मौजूद हर एक बंदा उस क्राउन प्रिंस के सामने अपना सिर झुका रहा था, और वहीं पर ड्यूक वे समझ गए कि मसला तो अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। इधर क्राउन प्रिंस किन्मो से कह रहा था कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे मैं खरीद नहीं सकता। जल्दी से इस ट्रेजर की कीमत बता और उसे लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। वेल, यहाँ पर किन्मो से काफी गुस्से से घूर रहा था। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि आखिर ये क्राउन प्रिंस खुद को क्या समझता? क्या ये पूरी दुनिया इसके बाप की जागीर है? और फिर किन्मो ने अपनी मांगे रखना शुरू कर दी। वो कह रहा था कि इस 1000 पगोड़ा के बदले मुझे 100 वर्मिलियन वॉरशिप और उसके साथ 100 अज़ूर ड्रैगन की स्काई चैरियट चाहिए। जैसे ये सारा मटेरियल मुझे मिल जाए, हमारी डील पक्की हो जाएगी। जिस पर क्राउन प्रिंस कह रहा था कि वर्मिलियन वॉरशिप और अज़ूर ड्रैगन स्काई चैरियट ये तो मिलिट्री के वेपन्स हैं, जिन्हें सिर्फ जंग में ही इस्तेमाल किया जाता। अगर हमने तुम्हें ये सारा मटेरियल प्रोवाइड किया, तो हो सकता है तुम उसी का इस्तेमाल करके हमारे राज्य पर अटैक करोगे। तो अब बताओ, क्या तुम ऐसी वाहियात मांग रख के मेरा मजाक उड़ा रहे हो? जिस पर किन्मो कुल अंदाज में बताने लगा कि मैं तो बारबेरियन नेशन से बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ पर कोई कस्टम या रूल को फॉलो नहीं किया जाता। अगर तुम्हें वाकई लगता है कि मैंने एक भारी कीमत मांगी, तो भूल जाओ, यूँ समझ लो कि मैंने मजाक किया था। वैसे भी मैं यहाँ पर कोई भारी रिवॉर्ड लेने नहीं आया था। अगर इस 1000 पगोड़ा के लायक कोई बंदा मिल गया, तो मैं इसे फ्री में देने के लिए तैयार हूँ। इनफैक्ट ये पगोड़ा तो मेरी तरफ से उस महान बंदे के लिए गिफ्ट होगा। बस मैं चाहता हूँ कि वो बंदा मुझे 1-on-1 ड्यूल में फेयरली हरा दे। इसमें कोई गद्दारी नहीं की जानी चाहिए। तो चलो अब बताओ, क्या किसी में दम है जो मुझे हरा पाएगा? वेल, यहाँ पर किन्मो की ऑरा से ही वो पूरा इलाका शेक हो गया था, जिसके बाद वो अपने 1000 पगोड़ा को दोबारा से कलेक्ट करते हुए कहने लगा कि आज तो काफी ज्यादा देर
हो गई। मेरे ख्याल से अब मैंने घर के लिए निकलना चाहिए, मगर कल मैं दोबारा से वापस आने वाला हूँ। अगर किस्मत अच्छी रही तो कल ही इस 1000 पगोड़ा का सक्सेसर मिल जाएगा। जिसके बाद वो क्राउन प्रिंस और सन्नांदा को ग्रीट करके बड़ी स्टाइल के साथ वहाँ से निकल पड़ा। इनमें से तो किसी में भी इतना दम नहीं था कि किन्मो को रोक पाए, और वैसे भी ये लोग ईमानदार कहाँ ही थे। इनकी तो आदत है पीठ पर वार करना। सो आदत से मजबूर होकर सन्नांदा ने अपने डिसाइपल्स को इशारा कर दिया। ड्यूक वेई ने देखा कि अब ये डिसाइपल चुपके से उस बंदे को फॉलो कर रहे हैं। वहीं पर किन्मो के दोस्त भी पीछे हटने लगे। उन्हें पता था कि असली खेल तो अब शुरू हो चुका। इधर भोला वेई योंग अपने ग्रैंडफादर से कहने लगा कि किन्मो ने मुझे बताया था कि यहाँ पर काफी जबरदस्त शो होने वाला है, मगर यहाँ की एक्साइटमेंट तो शुरू होते ही खत्म हो गई। तो ड्यूक वेई उसकी मुंडी घुमाते हुए कहने लगे कि ये देखो, शो खत्म नहीं बल्कि अभी तो शुरू हुआ है। इस खेल का असली मजा तो अब आएगा। ये कमीना सन्नांदा और राइचस होने का दावा करता है, इसलिए तो उसने सबके सामने बाइसाओ को यहाँ से चुपचाप से जाने दिया। मगर अब देखो, वो कमीना अपने चमचों को लेकर उसका पीछा कर रहा। भले ही बारबेरियन नेशन के बाइसाओ ने इसके डिसाइपल्स का कत्ल किया, लेकिन ये सब तो बैटल का हिस्सा था। अगर उन डिसाइपल्स को खुद पर यकीन ही नहीं था तो उन्होंने बाइसाओ का मुकाबला ही नहीं करना चाहिए था। खैर, अब जैसे ही बाइसाओ सिटी के बाहर जाएगा, सन्नांदा उसका काम तमाम कर देगा। इस तरह से वो 1000 पगोड़ा को भी क्लेम करेगा और साथ ही साथ अपने डिसाइपल्स का भी रिवेंज लेगा। वहीं दूसरी तरफ किन्मो को पता था कि नांदाओ सेक्ट के डिसाइपल्स उसे फॉलो कर रहे। वो लोग कह रहे थे कि बस एक बार इस सिटी गेट से बाहर चला जाए, फिर तो हम सब मिलकर इसका खात्मा कर देंगे। मगर इन बेवकूफों को तो ये नहीं पता कि इनकी फील्डिंग ऑलरेडी लगा दी गई है। अब शिकारी जल्द ही शिकार बनेंगे। वहीं दूसरी तरफ वेई योंग अपने ग्रैंडफादर को बता रहा था कि ये लोग जानबूझकर बाइसाओ को सिटी के बाहर मारना चाहते, ताकि किसी को भी उसकी मौत की भनक न लगे। इधर सन्नांदा को खबर मिली कि बारबेरियन फिलहाल नाइट मार्केट में जा चुका है। वेल, बेसिकली ये नाइट मार्केट सिटी से बाहर था, तो सन्नांदा भी अपने चमचों को लेकर नाइट मार्केट में पहुंच गया। वेल, यहाँ पर किन्मो तो ऐसे रिएक्ट कर रहा था मानो उसे किसी चीज की खबर ना हो। मगर वहाँ पर हम देख पाते हैं कि हेवनली डेमन सेक्ट के कई सारे कल्टीवेटर्स घात लगाए बैठे हुए हैं। इधर सन्नांदा अपने सीनियर डिसाइपल से कहने लगा कि पहला तो इस नाइट मार्केट में इतनी चहल पहल नहीं हुआ करती थी। शायद यहाँ के लोगों ने अपने बिजनेस को काफी अच्छे से ग्रो कर लिया। देखो तो आज यहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ लगी है। वेल, इस भीड़ में छुपे हुए थे भेड़िए जो कि काफी ज्यादा शातिर हैं। वेल, यहाँ पर वो सीनियर डिसाइपल सन्नांदा को बताने लगा कि पहला तो ये जगह काफी ज्यादा वीरान थी। अक्सर तो यहाँ पर कोई मौजूद नहीं होता, मगर आज तो यहाँ पर काफी ज्यादा रौनक लगी है। शायद दूसरे काउंटी के लोग यहाँ आकर कोई फेस्टिवल मना रहे होंगे। वेल, इधर मार्केट में एक डांस परफॉर्मेंस भी ऑर्गेनाइज किया था, और यहाँ पर नाचने वाली बंदी कोई और नहीं बल्कि हेवनली डेमन सेक्ट के डांस हॉल के मास्टर लिंग्यून है। साथ ही यहाँ पर हम कुकिंग हॉल के मास्टर को भी देख पाते हैं, जो कि मोमोज की आड़ में ब्लेड को धार लगा रही थी। और अब एक स्पेसिफिक लोकेशन पर जाने के बाद किन्मो उसी जगह पर रुक जाता है। उतने में ही वहाँ पर आतिशबाजी शुरू हो गई, जो देख सन्नांदा काफी ज्यादा हैरान था। पहला तो उसे ये लगा कि आतिशबाजी फेस्टिवल का हिस्सा होंगी, मगर उतने में ही शियांग उसके सामने आ गई। उसने एक प्लेट पर का कर्टन हटा दिया था, जिस पर लिखा हुआ था होली मास्टर डिसेंड हो चुके हैं, ताकि वो अपनी टीचिंग दे सके। ये देखकर सन्नांदा काफी ज्यादा हैरान था। वहीं पर कई सारे कल्टीवेटर्स अपनी तलवारें उठाने लगे। तब तक ड्यूक वेई और वेई योंग भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। ड्यूक वेई योंग को बताने लगे कि इस पैगाम का मतलब साफ है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, हेवनली डेमन सेक्ट के लोग अपने मास्टर को ही होली मास्टर कह के पुकारते हैं, और इस बैनर का मतलब है कि आज उनका होली मास्टर यहाँ पर पर्सनली किसी से मिलने आ गया। वेल, देखते देखते वहाँ पर हेवनली डेमन सेक्ट के कई सारे कल्टीवेटर्स पहुँच गए, जिन्होंने चारों ओर से सन्नांदा और उसके चमचों को घेर लिया। और फिर जैसे ही किन्मो ने चुटकी बजाई, सन्नांदा के डिसाइपल्स पर अटैक होना शुरू हो गए। बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ उनका खात्मा किया जा रहा था, जो देखते साथ ही सन्नांदा को तो 440 वोल्ट्स का झटका लग गया। उसे समझ आ गया था कि भाई इनके साथ तो गेम हो गया। वहीं पर हम कुकिंग हॉल के मास्टर को देख पाते हैं, जो कि नांदाओ के डिसाइपल को इस तरह से काट रही थी कि मानो मुर्गियों को काट रही हो। साथ ही साथ यहाँ पर हम सोड हॉल के मास्टर शिनसाओ को भी देख पाते हैं, जो कि बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ अपनी तलवार को घुमाकर इन डिसाइपल्स का खात्मा करने लगे। न जाने कितने ही
सारे लोग ब्रूटली उनके हाथों मारे गए। वेल कुछ कल्टीवेटर्स ने मारने का काम किया और कुछ लोग इन लाशों को ठिकाने लगा रहे थे। नांदाओ तो ये देखते साथ ही काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो अपने जिंदा बचे डिसाइपल्स को आगे भेज रहा था कि जाओ जाकर इन लोगों का मुकाबला करो। तो जैसे वो डिसाइपल आगे बढ़े, डांस हॉल की मास्टर तुरंत ही अपने रिबन्स में जकड़ते हुए उनका सत्यानाश कर देती है। वहीं पर आइस हॉल की मास्टर उन मरे हुए डिसाइपल्स को बर्फ में कैद कर रही थी। सो इस तरह से नांदाओ सेक्ट पर हर तरफ से अटैक होने लगे। और अब आखिरी बचा था सन नांदाओ। वो देखता है कि उसे तो हेवनली डीमन सेक्ट के सभी मास्टर्स ने चारों ओर से घेर लिया है। तो उसने गुस्से में आकर अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक इमूवेबल जेन को एक्टिवेट कर दिया, जिससे वहाँ पर कई सारे ब्लास्ट होने लगे। और ये सब देखकर किन्मो को भी गुस्सा आ रहा था। और अब सन नांदाओ अपने जेन फॉर्म के सभी ट्रेजर्स का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है। वेल उस जेन फॉर्म के पास मल्टीपल हैंड्स थे और हर एक हाथ में एक यूनिक ट्रेजर थमा हुआ था। तो सन नांदाओ कभी अपनी तलवार से हमला करने लगा तो कभी अपने धनुष्य से। मगर उतने में ही हेवनली डीमन सेक्ट के एक मास्टर ने जाकर सीधे उस फॉर्म के मुंह पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। साथ ही साथ एक कड़ाकेदार लात में उसने उसे काफी पीछे पुश कर दिया था। और अब यहाँ पर हम हेवनली डीमन सेक्ट के सभी पावरफुल एल्डर्स और हेवनली किंग्स को देख पाते हैं, जिन्होंने चारों ओर से इस धर्मा फॉर्म को घेर लिया। उन सभी ने एक साथ मिलकर इस धर्मा फॉर्म पर मुसलसल अटैक करना शुरू कर दिए, जिसमें सन नांदाओ बुरी तरह से घायल होकर सीधे जमीन पर जाकर पटक गया। इनफैक्ट उसके वहाँ गिरने से इतना जोरदार एक्सप्लोजन हुआ था, जिससे हमें हेवनली डीमन सेक्ट के मास्टर्स की पावर का अंदाजा लग सकता है। और अब यहाँ पर सन नांदाओ जैसे तैसे खुद को संभाल रहा था कि उतने में ही हेवनली किंग ने उस पर एक जोरदार स्ट्राइक हिट कर दी। वो उसे बता रहे थे कि ये अटैक था मेरे दोस्त हेवनली किंग कियान के लिए, जिसे तुमने बेरहमी से मार दिया। वेल यहाँ पर इस मास्टर की फोर्स इतनी ज्यादा भयानक थी कि सन नांदाओ हवा में ही मार खाने लगा। वेल सन नांदाओ पर न जाने कितने ही सारे अटैक करने के बाद उसे दूसरे किंग के पास पहुंचा दिया गया, जहां पर वो किंग भी अपने हाथों से इशारा करते हुए उस पर कई सारी स्ट्राइक्स हिट कर देते हैं। वो कह रहे थे कि तुमने मेरे सबसे पुराने दोस्त हेवनली किंग लियो की जान ले ली। अगर मैं तुम्हें एक बार नहीं बल्कि 1000 बार भी खत्म करूं तो भी मेरा गुस्सा कम नहीं होगा। और गाइस यहाँ पर सन नांदाओ की इतनी जबरदस्त धुलाई हो रही थी कि उसे लफ्जों में बयान करना इम्पॉसिबल है। वेल यहाँ पर इस हेवनली किंग ने उसके हर एक मेरिडियन को शैटर कर दिया था। उसकी बॉडी में एक भी वेन ऐसी नहीं बची जो कि एक्सप्लोड ना हुई हो, और अब उसे सीधे किन्मो के सामने फेंका गया। यहाँ पर सन नांदाओ उससे पूछने लगा कि आखिर तो है कौन। और उतने में ही डिमोनिक टेक्निक एक्टिवेट होते हुए बायसाओ की बॉडी को चीर कर किन्मो उसमें से बाहर आ गया। वो काफी ज्यादा गुस्से में सन नांदाओ का सिर पकड़ते हुए कहने लगा कि काश तुम हमारे हेवनली किंग्स पर अटैक ना करते। मैं जानता हूँ कि तुमने जिंदगी भर बुरे कामों को अंजाम दिया है, लेकिन तुम्हारी ये वाली हरकत जानलेवा थी। शायद तुमने अंदाजा नहीं लगाया होगा कि हेवनली डीमन सेक्ट इसका हिसाब लेगा। और फाइनली किन्मो ने उसकी गर्दन की हड्डियों को चकनाचूर करते हुए सन नांदाओ को एक बहुत ही भयानक मौत दे दी। वहीं पर क्लीनिंग डिपार्टमेंट ने तुरंत ही अपना काम शुरू कर दिया। वो लोग नांदाओ की लाश को हटाते हुए उसका सारा खून साफ कर देते हैं। सो गाइस ये है हेवनली डीमन सेक्ट, जो कि इस दुनिया के मेजर फैक्शंस में से एक था। ये सभी लोग आपस में इतने ज्यादा अटैच थे कि अगर इनमें से एक को भी मारा गया तो पूरा सेक्ट इसका बदला लेगा। फाइनली किन्मो ने अपना बदला ले लिया। भले ही नांदाओ सेक्ट जैसे ईवल सेक्ट का सफाया करके उसे थोड़ी सी राहत मिली, मगर जो 2 हेवनली किंग्स इन लोगों के हाथों मारे गए थे वो दोबारा तो वापिस नहीं आने वाले। हेवनली किंग लियो और हेवनली किंग कियान को हमेशा याद रखा जाएगा। और अब फाइनली किन्मो सबको बताने लगा। वो अपने सेक्ट के लोगों को बताने लगा कि सन नांदाओ ने न जाने कितने ही सारे पावरफुल ट्रेजर्स को रिफाइन किया था, मगर ये बंदा अपने हार्ट को रिफाइन करना भूल गया। इसका पूरा की पूरा सेक्ट गलत रास्ते को फॉलो करता था। इन्होंने हमेशा खुद के फायदे के लिए दूसरों को टारगेट किया। किसी भी सेक्ट या फिर फैक्शन का फाउंडेशन कोई वेपन या ट्रेजर नहीं हो सकता, बल्कि हर एक सेक्ट की असली ताकत है उसके लोग। वेल अपने होली मास्टर की सारी बातें सुनकर डीमन सेक्ट के सभी लोग उसे रिस्पेक्ट देने लगे। भले ही किन्मो एज में छोटा था, मगर उसकी समझ हर एक लिमिट को क्रॉस कर चुकी। वेल यहाँ पर वे योंग अपने ग्रैंडफादर के साथ मिलकर इस सारा तमाशा देख रहा था। हालांकि वे योंग को तो ये बात पता ही नहीं थी कि उसका दोस्त किन्मो ही डीमन सेक्ट का लीडर है। वहीं पर ड्यूक वे उसे इशारों में बताने लगे कि अब हमने यहाँ से निकलना चाहिए। मगर वहाँ से जाते हुए वे योंग की नजर पड़ी किन्मो पर। वो कंफ्यूज होते हुए कहने लगा कि अरे ये तो ब्रदर किन्मो है, मगर ये इन लोगों के साथ क्या कर रहा। अब उसने इतनी जोर से बात करी थी कि ड्यूक वे ने उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा दी। उससे कहते लड़के क्या तू अपना मुंह बंद नहीं रख सकता? तुझे तो समझ आ जाना चाहिए था कि हम किस सिचुएशन में फंस चुके हैं। एक फैक्शन ने दूसरे फैक्शन का खात्मा कर दिया और हम दोनों ही इसके प्राइम विटनेसेस हैं। और तभी किन्मो
इन दोनों से कहने लगा कि क्यों ना थोड़ी सी गपशप हो जाए। और अब हमें हेवनली डीमन सेक्ट के 360 हॉल का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर वे योंग अपने ग्रैंडफादर के साथ पहुँच गया था। वेल यहाँ आते साथ ही वे योंग शियांग और किन्मो से पूछने लगा कि अगर तुम लोग हेवनली डीमन सेक्ट का हिस्सा थे तो फिर तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। वाओ, मेरा भाई किन्मो तो इन सब का लीडर है। अब वो खुश होकर किन्मो के पास जाने वाला था, मगर ड्यूक वेई ने उसे पीछे खींच लिया और अब किन्मो अपने होली मास्टर वाले अंदाज में सबको बताने लगा कि सन नांदाओ मर चुका है। उसी के साथ उसका नांदाओ सेक्ट भी पूरी तरह से फिनिश हो गया, मगर अभी भी कुछ जरूरी काम पेंडिंग है। जिसके बाद वो हेवनली डीमन सेक्ट के गार्डियंस को हुक्म देता है कि नांदाओ सेक्ट के हर एक सीक्रेट चेम्बर को चेक कीजिए, वहाँ पर जितनी भी लड़कियां कैद है उन सबको आजाद कर दिया जाए। मैं चाहता हूँ कि हर एक विक्टिम को जस्टिस मिले। और उतने में टेलीपोर्टेशन एरिया ओपन करते हुए हेवनली डीमन सेक्ट की गार्डियन वहाँ पर पहुँच गयी। वेल इस बंदी को व्हाइट एंजल के नाम से जाना जाता था। वो किन्मो और अपने एल्डर्स को ग्रीट करते हुए बताने लगी कि हमने नांदाओ सेक्ट के जितने भी लोगों का सफाया किया था, मैंने उन सभी की मेमोरीज को चेक किया। जब सन नांदाओ ने हमारे हेवनली किंग लियो और हेवनली किंग कियान को मारा था, उस वक्त वहाँ पर कई सारे लोग मौजूद थे, तो मैंने उन सभी लोगों के नाम इस नोटबुक में मेंशन किए हैं। जो सुनते साथ ही किन्मो तुरंत ही उन नामों को चेक करने लगा और फिर वो गुस्से में उन सभी के नाम पढ़ने लगा। वो कहता है कि क्राउन प्रिंस के ढेर सारे सलाहकार हैं, जिनमें से युन बोशानी असैसिनेशन में शामिल था। वेल इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर नाम था क्राउन प्रिंस के गार्डियन टिंग यानजू का। तीसरे नंबर पर है क्राउन प्रिंस का जूनियर मेंटर सुई मिंगजी। चौथे नंबर पर था क्राउन प्रिंस का जूनियर ट्यूटर हे कियानशु। पांचवें नंबर पर था क्राउन प्रिंस का जूनियर गार्डियन मास्टर रो पियाओ। और सबसे आखिरी नंबर पर था यांगकांग का क्राउन प्रिंस लिंग यूशिया। वेल क्राउन प्रिंस का नाम सुनते साथ ही ड्यूक वेई काफी ज्यादा पैनिक हो गए और वहीं पर किन्मो भी अपने तख्त से उठ गया था। वो अपने सभी लोगों को हुक्म देता है कि एक सही मौके का इंतजार करो और मौका मिलते साथ ही इन सभी लोगों का खात्मा कर देना। वेल ये सुनकर तो ड्यूक वेई का मुंह खुला रह गया, क्योंकि किन्मो ने काम ही ऐसा किया था। उसने यांगकांग के क्राउन प्रिंस लिंग यूशिया की मौत का फरमान जारी कर दिया। वो दिल ही दिल में सोचने लगे कि ये हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर तो काफी ज्यादा भयानक और बेफिक्रा है। पता नहीं इसके पास इतना सॉलिड जिगरा कहाँ से आ गया। देखा जाए तो सन नांदाओ हमारे इंपीरियल कोर्ट का ऑफिशियल था और ये बाकी के 6 लोग भी फर्स्ट रैंकिंग वाले कोर्ट ऑफिशियल्स हैं और इन सबके ऊपर आता है क्राउन प्रिंस लिंग यूशिया। क्या ये किन्मो वाकई क्राउन प्रिंस को खत्म कर देगा? और अब ड्यूक वेई देखते कि किन्मो तो उसे भी घूर रहा है, तो तुरंत ही किन्मो को बताने लगे कि सेक्ट लीडर आप तो जानती हो कि मेरी आवाज काफी ज्यादा बुलंद है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सारी प्लानिंग किसी के सामने ना बकूं। जिस पर किन्मो कह रहा था कि आपके बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ, अगर आज आपको कोई बात पता चली तो अगले ही दिन पूरे कैपिटल के लोग उस बात को जान जाएंगे। वेल मैं ये तो नहीं बोल रहा कि इसमें आपकी गलती है, मगर बुलंद आवाज को दबाया नहीं जा सकता। खैर मैं भी भावनाओं में इतना ज्यादा बह गया कि मैंने अपनी सारी प्लानिंग आपके सामने ही रिवील कर दी। अब तो आप गलती से मेरे सारे सीक्रेट जान चुके हो। आपको ये भी पता है कि अगले कौन से 6 लोग मारे जाएंगे। माफ कर दीजिए मैंने आपको यहाँ से बाहर नहीं भेजा, लेकिन अब आप ना चाहते हुए ही हमारी इस प्लानिंग का हिस्सा बन गए। मेरा यकीन कीजिए आपको इस प्लान में शामिल करके मुझे दिल से बुरा लग रहा, मगर किन्मो के चेहरे पर एक ईवल स्माइल थी। उतने में ही ड्यूक वेई पैनिक होते हुए कहने लगे कि ना मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। मैं वेई योंग की कसम खाता हूँ कि मुझे आपके प्लान के बारे में कोई आइडिया नहीं। यानी कि इस बंदे ने अपने पोते की ही झूठी कसम खाई। तो किन्मो से कहता है कि ड्यूक वेई मैं जानता हूँ कि आप पूरी तरह से सच बोल रहे हैं। हो सकता है कि आपके कानों ने अचानक से मेरी बातें सुनना बंद कर दी। खैर मुझे तो आप पर पूरा यकीन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हेवनली डीमन सेक्ट के कल्टीवेटर्स आप पर यकीन करेंगे। वेल अब इस पर क्या जवाब दिया जाए ये तो ड्यूक वेई को समझ नहीं आ रहा था। किन्मो ने तो काफी चालाकी के साथ उन्हें चारों खाने चित कर दिया और फिर किन्मो ड्यूक वेई से कहने लगा कि हमने अपने सेक्ट के 2 बड़े ही ग्रेट हेवनली किंग्स को खो दिया है। वो दोनों एल्डर्स हमारे सेक्ट के इम्पोर्टेंट पिलर्स थे, मगर आप चाहो तो हमारे सेक्ट की हेवनली किंग की पोजीशन को संभाल सकते हो। इधर ड्यूक वेई देखते ही कि उन्हें चारों ओर से घेरा जा रहा, तो ड्यूक वेई हेजिटेट होते हुए कहने लगे कि मैं तो यांगकांग की इंपीरियल कोर्ट की एक ऑफिशियल पोजीशन संभाल रहा हूँ। उन्हीं कामों से मैं थक जाता हूँ, तो भला मेरे पास टाइम कैसे रहेगा कि मैं आपका हेवनली किंग बन जाऊँ।
तो किन्मो से कहता है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करो, हमारा हेवनली डीमन सेक्ट काफी ज्यादा रिलैक्स रहता। इनफैक्ट मैं तो इस सेक्ट का लीडर हूँ, लेकिन मेरे जैसा बेफिक्रा बंदा यहाँ पर कोई नहीं होगा। ये बात तो मैं आपको पूरी गारंटी देकर बता सकता हूँ कि हमारी जितना वेल्ला इस दुनिया में कोई नहीं। अभी ऐसा इंसिडेंट हो गया इसलिए मुझे भी यहाँ पर आना पड़ गया। वैसे मैंने नोटिस किया कि इस दुनिया ने हमारे होली सेक्ट को लेकर काफी सारी गलत फहमियाँ पाल के रखी। उनकी सबसे पहली मिसअंडरस्टैंडिंग की बात की जाए तो वो लोग हमारे असली नाम से हमें नहीं पुकारते। हमारा रियल नाम तो है होली सेक्ट, मगर फिर भी हमें हेवनली डीमन सेक्ट के नाम से बदनाम किया गया। लोगों का मानना है कि हम लोग कोल्ड ब्लडेड किलर्स हैं, जो किसी पर रहम नहीं दिखाते। जो हमारे सामने आया हमने उसका सफाया कर दिया। वेल, किन्मो की बातें सुनकर ड्यूक वेई को छोड़कर सभी लोग हंसने लगे। वहीं पर वे योंग अपने ग्रैंडफादर से कहने लगा कि इंपीरियल सिटी में आपको ड्यूक वेई नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर आपने किन्मो की सेक्ट को ज्वाइन किया तो आपका नाम होगा हेवनली किंग वेई, जो सुनने में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लगता। जिसके बाद वो किन्मो से कहता है, मेरे भाई मैं भी तुम्हारे सेक्ट को ज्वाइन करना चाहता हूँ, मेरे लिए भी कोई सुटेबल पोजीशन दे दो। जो सुनते साथ ही ड्यूक वेई ने सीधे जाकर वे योंग का मुंह दबोच लिया। मगर फिर ड्यूक वेई ने जैसे इधर उधर नजरें घुमाई सभी लोग उन्हें गुस्से में घूर रहे थे। जिसके बाद वो किन्मो से कहते हैं कि भला मैं इतनी जुर्रत कैसे करूँगा, एक हेवनली किंग बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन होती, मैं तो उस रोल को बिल्कुल भी अदा नहीं कर पाऊंगा। खैर, अगर मुझ पर जिम्मेदारी कम सौंपी जाए तो हो सकता है मैं इस किंग के रोल को संभाल पाऊँ। तो किन्मो फटाफट से उन्हें हेवनली किंग वेई नाम से ग्रीट करता है। वहीं पर हेवनली डीमन सेक्ट के सभी कल्टीवेटर्स अपने नए हेवनली किंग को सलाम ठोक रहे थे। वेल, यहाँ पर ड्यूक वेई को जबरदस्ती हेवनली किंग बनाया गया ताकि किन्मो ने जो नांदाओ सेक्ट का सत्यानाश किया था वो खबर एम्परर तक पहुँचनी न पाए। अगर ये खबर पहुँच गई तो ड्यूक वेई भी फंस जाएंगे, इसलिए ड्यूक वेई को तो ना चाहते हुए भी अपना मुंह बंद रखना होगा। उन्हें तो वे योंग पर ही काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो कह रहे थे कि इस मोटे ने तो मुझे बुरी तरह से फंसा दिया। अगर ये बेवकूफ किन्मो को आवाज नहीं लगाता तो हम भी इनके हाथ नहीं लगने वाले थे। अब सीन शिफ्ट होकर हम क्राउन प्रिंस लिंग यूशिन को देख पाते हैं। वो तो काफी ज्यादा हैरान था कि बस एक ही रात में नांदाओ सेक्ट पूरी तरह से वैनिश हो गया। उनका तो एक ब्लड ट्रेस भी सिटी में नहीं मिला। पता नहीं वो पावरफुल बंदा कौन है जिसने पूरे एक फैक्शन का सफाया करके भी किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। कहीं ये हेवनली डीमन सेक्ट का काम तो नहीं है, हमने उनके हेवनली किंग्स को मार दिया था तो हो सकता है कि वो लोग हमसे बदला ले रहे। और उतने में एक सर्वेंट वहाँ पर पहुँच गया। वो क्राउन प्रिंस को बता रहा था कि नांदाओ सेक्ट के वैनिश होने से एम्परर काफी ज्यादा भड़क गए। उन्होंने अपने कई सारे लोग इस मसले को इन्वेस्टिगेट करने भेज दिए, मगर उन लोगों को कोई सुराग नहीं मिला। तो अब एम्परर का मानना है कि ये अटैक किया था लियोलान गोल्डन पैलेस ने। उन्होंने नांदाओ सेक्ट का सफाया करके सभी लाशों को गायब करवा दिया। तो अब एम्परर न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बाद ही अपनी कई सारी फौजी बारबेरियन नेशन में भेजने वाले हैं ताकि नांदाओ सेक्ट को जस्टिस मिल पाए। जिस पर क्राउन प्रिंस गुस्से में कहने लगा कि इतने सारे लोग मारे गए मगर खून का एक कतरा भी नहीं मिला, मुझे तो ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल लगता। मेरे ख्याल से फादर एम्परर खुद होकर इस मसले को रफा दफा करना चाहते। उन्हें अच्छे से पता है कि ये अटैक किसने किया था। सिर्फ हेवनली डीमन सेक्ट के पास ये ऐसी भयानक पावर्स हैं। वो सभी कल्टीवेटर्स डार्क फोर्सेस के पावर हाउसेस हैं और इसीलिए तो उन्होंने इतना सारा खून खराबा किया और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। हाल ही में उन्होंने अपने 2 हेवनली किंग्स को खो दिया था तो उनका बदला लेना जाहिर सी बात थी और अब वो लोग मेरे भी पीछे आएंगे। मगर मैं सन नांदाओ जैसा बेवकूफ तो बिल्कुल नहीं। जल्दी से ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट को मेरा पैगाम भेजो, उन्हें बताओ कि मैं मास्टर रुलाई से मिलना चाहता हूँ। जो सुनते साथ ही वो बंदा वहाँ से गायब हो गया। वेल, यहाँ पर क्राउन प्रिंस यूशिन कहने लगा कि सन नांदाओ का ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट के साथ पुराना कनेक्शन था। भले ही सन नांदाओ मारा गया लेकिन मैं इस रिश्ते को बिगड़ने नहीं दूंगा। वैसे भी सन नांदाओ मास्टर रुलाई का अच्छा दोस्त था तो मास्टर रुलाई जरूर से उसकी मौत का बदला लेगा। और उतने में एक और सर्वेंट क्राउन प्रिंस को बताने लगा कि ये हेवनली डीमन से 3 मेजर फैक्शंस में से एक है। पता नहीं ये एल्डर रुलाई हमारा साथ देगा या नहीं, हो सकता है कि वो पीछे हट जाए। जिस पर क्राउन प्रिंस कहता है कि वैसे भी ये थंडर साउंड सेक्ट हेवनली डीमन सेक्ट का कट्टर दुश्मन है और वैसे भी दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। तो अगर हमने ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट के साथ अलायंस फॉर्म कर ली तो हम बड़ी आसानी के साथ इस हेवनली डीमन सेक्ट का नामो निशान मिटा सकते। खैर, ये सारे मसले होते ही नहीं अगर मेरा बाप यानी कि इस यांगकांग का एम्परर उस इंपीरियल एडवाइजर का साथ देता। अगर यांगकांग के एम्परर ने उस इंपीरियल एडवाइजर को ही यांगकांग से निकाल दिया तो ये सारे मसले सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जो सेक्ट्स हमारे दुश्मन है वो सब के सब हमारे दोस्त बनेंगे। मगर ये तभी हो सकता है जब एम्परर को अकल आ जाए, फिर तो ये सारे टाओइस्ट सेक्ट हमारे दोस्त बन जाएंगे।
और वो अपने एम्परर से कभी नफरत नहीं कर सकते। वेल ये सारी बातें सुनकर वो सर्वेंट काफी ज्यादा पैनिक हो गया। क्राउन प्रिंस बता रहा था कि मेरे फादर के बहुत बड़े एम्बिशंस हैं, साथ ही वो रिमार्केबल एबिलिटीज को भी पजेस करते, मगर वो उस इंपीरियल एडवाइजर की बातों में इतना खो गए कि उन्होंने अपना दिमाग चलाना ही बंद कर दिया। वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा उसी बंदे पर भरोसा करते और इसी ट्रस्ट का फायदा उठाते हुए उस इंपीरियल एडवाइजर ने लगभग हमारे आधे कोर्ट को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया। अब वो दिन दूर नहीं जब एडवाइजर तख्ता पलट करके खुद ही यहाँ का एम्परर बनेगा और उसी दिन हमारी लिंग डायनेस्टी की मौत हो जाएगी। और इसी वजह से इंपीरियल एडवाइजर पर लगाम कसना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से उसे खत्म करना ही बेहतर होगा। अब ये सुनते साथ ही वो सर्वेंट तो सीधे पैनिक होकर नीचे गिर गया, क्योंकि एडवाइजर और एम्परर के खिलाफ ऐसी साजिशें रचना बगावत थी। क्राउन प्रिंस उसे बताता है कि मेरे 8वें ग्रेट अंकल ने एम्परर से बात की थी। उन्होंने बताया कि एडवाइजर को हटाना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन फादर एम्परर ने उनकी एक ना सुनी। उन्होंने तो ब्लाइंडली उस एडवाइजर पर ही ट्रस्ट किया और इसी वजह से मेरे 8वें अंकल ने इंपीरियल एडवाइजर के खिलाफ बगावत कर दी, जिसमें उन्हें खुद ही मरना पड़ा। ये सब होता ही नहीं अगर फादर एम्परर उसकी बात मान जाते। खैर मैं भी खामोश रहकर लिंग फैमिली की तबाही को नहीं देख सकता। जो काम मेरे अंकल नहीं कर पाए उसे मैं पूरा करूंगा। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरा बाप हमारी लिंग फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। भले ही मैं रॉयल फैमिली का नाजायज बेटा हूँ, लेकिन लिंग फैमिली के साथ मैं पूरी तरह से ईमानदार हूँ। खैर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे भाई बहन उस इंपीरियल एडवाइजर के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेते। मेरे ख्याल से मेरे बाप जैसा उनका भी दिमाग अब काम करना बंद कर चुका। उन्हें तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि हमारी लिंग फैमिली तबाही के कगार पर है। और इतना कहते साथ ही क्राउन प्रिंस ने उस सर्वेंट के सिर पर हाथ रख दिया और फिर उसने अपने फादर एम्परर का सारा गुस्सा उस सर्वेंट पर निकाल दिया, जिसके चलते उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वेल यहाँ पर क्राउन प्रिंस कह रहा था कि मैं मेरी लिंग फैमिली को डिस्ट्रॉय नहीं होने दूंगा और ये तभी पॉसिबल होगा जब मैं खुद यांग कांग का एम्परर बनूं। आई मस्ट बिकम द एम्परर। और इसी कूल डायलॉग के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।